ग्रेगोरी ने अपना हाथ उस मेटल ग्लव के अंदर डाला और उसके दूसरे सिरे को पोर्टल से जोड़ दिया। जैसे ही ग्लव पावर ऑन हुआ, उसने स्विच दबाया और बिजली की एक भयानक कड़क निकली जिसने उसे सीधे पोर्टल से जोड़ दिया। वह मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और तुरंत दूसरी दुनिया का द्वार खुल जाता है। पोर्टल के दूसरी तरफ अराजक दानव देवता क्रिस्टल की जेलों में कैद थे। उस समय नाजी युद्ध हारने के कगार पर थे और हालात बदलने के लिए वे अलौकिक शक्तियों को अपने नियंत्रण में करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी एलिट फोर्सेस उनकी इस गुप्त योजना तक पहुंच चुकी थी। अचानक भीड़ के बीच दो ग्रेनेड फटते हैं और एक रिसर्चर सीधा पोर्टल के अंदर जा गिरता है, जहां वो पल भर में राख बन जाता है। इसके तुरंत बाद एलिट सैनिक अपनी बायोनेट्स निकालकर अंदर घुस आते हैं, लेकिन यह हमला भी ग्रेगोरी की रस्म को रोक नहीं पाता। उसके आदमी बेहद खतरनाक योद्धा थे। कुछ ही पलों में वे एलिट सैनिकों पर भारी पड़ जाते हैं। इसी दौरान एलिट टीम का एक डॉक्टर पोर्टल की तरफ एक बम फेंक देता है। मशीन नष्ट हो जाती है और ग्रेगोरी अब पोर्टल की भयानक खिंचाव शक्ति को सहन नहीं कर पाता। वो खिंचकर पोर्टल के अंदर चला जाता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। नाजियों की साजिश नाकाम हो जाती है, लेकिन डॉक्टर अभी भी परेशान था क्योंकि पोर्टल काफी देर तक खुला रहा था। संभव है कि दूसरी दुनिया से कुछ इस तरफ आ चुका हो। तभी सैनिकों को अपने पीछे कुछ हलचल सुनाई देती है। वे धीरे धीरे पीछे मुड़ते हैं और एक चौंकाने वाला दृश्य देखते हैं। वहाँ एक छोटा लाल चमड़ी वाला दानव बच्चा खड़ा था, जिसका दाया हाथ विशाल पत्थर जैसा था। लेकिन उस पर हमला करने के बजाय प्रोफेसर उसे प्यार से उठाते हैं और उसे एक चॉकलेट बार देते हैं। हैरानी की बात यह थी कि वह जीव शांतिपूर्वक प्रतिक्रिया देता है। सैनिक जल्द ही समझ जाते हैं कि ये अजीब बच्चा उसी पोर्टल घटना के दौरान दूसरी दुनिया से आया था, क्योंकि वह किसी दानव लड़के जैसा दिखता था। सेना उसका नाम हेलबॉय रख देती है। 60 साल बीत जाते हैं। वर्तमान समय में रास्पुटिन के बचे हुए अनुयायी एक आदमी को एक रहस्यमयी पवित्र स्थान पर लेकर जाते हैं। वहाँ उसकी बेरहमी से बलि दी जाती है और उसके खून को एक अंधेरी रस्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी रक्त अनुष्ठान के जरिए रास्पुटिन आखिरकार दशकों तक दूसरी दुनिया में फंसे रहने के बाद दोबारा पृथ्वी पर लौट आता है। दूसरी तरफ वह बूढ़ा प्रोफेसर जिसने कभी हेलबॉय को पाया था, अब बहुत बूढ़ा और गंभीर रूप से बीमार हो चुका था। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके पास सिर्फ 2 महीने का समय बचा है और उसे अस्पताल में रहने की सलाह देते हैं। लेकिन प्रोफेसर मना कर देता है क्योंकि वो अपना बाकी समय उस बेटे के साथ बिताना चाहता है जिसे उसने पाला था, हेलबॉय। वो वापस उस गुप्त पैरानॉर्मल रिसर्च फैसिलिटी में लौटता है जहां अलौकिक खतरों की जांच की जाती है। यह जानते हुए कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, प्रोफेसर संगठन में एक नए एजेंट को ट्रांसफर करता है। जब वह एजेंट वहां पहुंचता है तो प्रोफेसर उसकी मुलाकात एक अजीब मानसिक शक्तियों वाले व्यक्ति से करवाता है जिसके पास अविश्वसनीय क्षमताएं थी। प्रोफेसर बताता है कि उन्होंने इस प्रतिभाशाली इंसान को एक प्राइवेट सेलर में बंद पाया था। उसकी शक्तियां बेहद असाधारण थी। वह एक साथ 4 किताबें पढ़ सकता था और सारी जानकारी तुरंत याद कर सकता था। कुछ देर बाद एक सीनियर एजेंट आता है और प्रोफेसर उसे नए एजेंट को फैसिलिटी के अंदर आगे ले जाने के लिए कहता है। वे आखिरकार एक कमरे में पहुंचते हैं जहां खुद हेलबॉय इंतजार कर रहा था। हालांकि उसे पृथ्वी पर आए 60 साल गुजर चुके थे, लेकिन हेलबॉय अब भी जवान, ताकतवर और ऊर्जावान दिखता था। नए एजेंट की आंखें उस विशाल लाल दानव को देखकर फटी रह जाती हैं। हेलबॉय तुरंत पूछता है कि यह नया आदमी कौन है। सीनियर एजेंट बताता है कि अब यह आदमी उनकी टीम का हिस्सा है, लेकिन हेलबॉय घमंड से कहता है कि उसे किसी पार्टनर की जरूरत नहीं। तभी सीनियर एजेंट धीरे से नए आदमी से कहता है कि वो हेलबॉय को वही चॉकलेट बार दे जो प्रोफेसर ने सालों पहले दी थी। जैसे ही हेलबॉय चॉकलेट देखता है, उसका चेहरा बदल जाता है और वह भावुक होकर पूछता है कि क्या उसके पिता वापस आ गए हैं। एजेंट हाँ में जवाब देता है। अचानक पूरी फैसिलिटी में इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। पूरी टीम तुरंत एक म्यूजियम की तरफ दौड़ती है जहां एक भयानक हमला हुआ था। अंदर कई लोगों को एक रहस्यमयी जीव ने मार डाला था। म्यूजियम के अंदर पहुंचने के बाद वो मानसिक शक्तियों वाला सदस्य उस जीव की मौजूदगी महसूस कर लेता है और हेलबॉय से कहता है कि वह अभी भी इमारत के अंदर कहीं छिपा हुआ है। हेलबॉय बाकी सबको बाहर रुकने का आदेश देता है और अकेले ही उस राक्षस का शिकार करने निकल पड़ता है। अंधेरे म्यूजियम हॉल के अंदर आखिरकार हेलबॉय उस डरावने जीव से टकरा जाता है। बिना देर किए वह उससे लड़ाई शुरू कर देता है और पहली भिड़ंत में उसे मारता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जब हेलबॉय बाहर निकलता है तो मानसिक शक्तियों वाला जांचकर्ता उस जीव का अध्ययन करके एक खौफनाक सच बताता है। उस राक्षस में पुनर्जीवित होने की शक्ति थी, मतलब वह इतनी आसानी से सच में मर नहीं सकता था। ये समझते ही कि वह जीव अब भी जिंदा हो सकता है, हेलबॉय दोबारा अंदर जाता है। फिर दोनों के बीच एक और हिंसक लड़ाई शुरू होती है जिससे पूरे म्यूजियम में तबाही मच जाती है। इस बार हेलबॉय उस जीव को फिर हराने में सफल हो जाता है और वहां से बाहर निकल आता है। हेलबॉय के जाने के बाद टीम बाकी जगह की जांच करती है। आसपास की चीजों को छूकर मानसिक शक्तियों वाला सदस्य कुछ दृश्य देखता है जिनसे पता चलता है कि रास्पुटिन और उसके साथी पहले यहाँ आ चुके थे। उन्हें हमलों के पीछे की सच्चाई पता चलती है। रास्पुटिन मानव दुनिया में एक प्राचीन दुष्ट देवता को बुलाना चाहता था। मानसिक जांचकर्ता ये भी जान लेता है कि हेलबॉय से लड़ने वाले उस राक्षस को रास्पुटिन ने ही छोड़ा था।
ये सब सुनकर प्रोफेसर बहुत चिंतित हो जाता है। अपनी मानसिक शक्तियों से प्रोफेसर की जांच करते समय वो व्यक्ति ये भी जान लेता है कि बूढ़ा आदमी लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। बाद में हेलबॉय एक मानसिक अस्पताल जाता है जहां वो लिज शेरमन नाम की लड़की से मिलने पहुंचता है, जो पहले उनकी टीम के साथ काम करती थी। लिज के पास खतरनाक पायरोकिनेटिक शक्तियां थी जिनसे वो आग को नियंत्रित कर सकती थी। दुर्भाग्य से वो अपनी शक्तियों को काबू में नहीं रख पाती थी और अतीत में उसकी अनियंत्रित आग ने भयानक तबाही मचाई थी। इसी वजह से उसने खुद को अस्पताल में भर्ती कर लिया था ताकि वह अपनी शक्तियों पर नियंत्रण पाना सीख सके। हेलबॉय लिज से उसके साथ वापस चलने को कहता है, लेकिन वह हिचकिचाती है। वो बताती है कि हालांकि उसे अस्पताल में रहना पसंद नहीं, लेकिन यहाँ आने के बाद उसकी हालत पहले से बेहतर हुई है। वह दावा करती है कि हाल ही में कोई हादसा नहीं हुआ और वो आखिरकार अपने अंदर की आग को दबाना सीख रही है। लेकिन इससे पहले कि हेलबॉय उसे और मना पाता, उसकी टीम के सदस्य वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे जबरदस्ती हेडक्वार्टर वापस ले जाते हैं। म्यूजियम वाले राक्षस से लड़ाई के दौरान हेलबॉय के हाथ पर एक अजीब घाव हो गया था। जब मानसिक जांचकर्ता उस चोट की जांच करता है तो उसे त्वचा के नीचे कुछ बेहद डरावनी चीज दिखाई देती है, अंडे। उस जीव ने लड़ाई के दौरान हेलबॉय के शरीर के अंदर अपने अंडे डाल दिए थे। मानसिक शक्तियों वाला व्यक्ति समझाता है कि ये जीव अपने शिकार को डंक मारकर उसके अंदर अंडे छोड़ते हैं। वह उनकी दो सबसे बड़ी कमजोरियों के बारे में भी बताता है। वे तेज रोशनी और अत्यधिक गर्मी में जीवित नहीं रह सकते। अंधेरा और नमी उनके अंडों के बढ़ने के लिए जरूरी होती है। प्रोफेसर अचानक एक भयानक बात समझ जाता है। हेलबॉय ने उस राक्षस से लड़ाई एक अंधेरे बेसमेंट में की थी, जो अंडों के बढ़ने के लिए बिल्कुल सही जगह थी। वो तुरंत हेलबॉय और पूरी टीम को अगले दिन वापस वहां जाकर हर अंडे को नष्ट करने का आदेश देता है, इससे पहले कि वे फूट जाए। अगले दिन हेलबॉय, मानसिक जांचकर्ता और नया एजेंट म्यूजियम के नीचे बने अंडरग्राउंड इलाके में उतरते हैं। वे गीली सुरंगों और पानी से भरे कमरों में खोज शुरू करते हैं। पानी के अंदर वाले हिस्सों की जांच करते समय मानसिक जांचकर्ता पता लगाता है कि उस राक्षस ने पानी के नीचे सैकड़ों अंडे छिपाए हुए हैं, लेकिन वो खुद भी अभी जिंदा है। अचानक वो राक्षस पानी के अंदर उस पर हमला कर देता है और लगभग उसे मार ही डालता है। आखिरी क्षण में वो किसी तरह सतह पर वापस भाग निकलता है। कुछ ही पल बाद वो राक्षस पानी फाड़ते हुए बाहर निकलता है और पास खड़े दो एजेंट्स को बेरहमी से मार डालता है। ये सब सुनते ही हेलबॉय एक बार फिर लड़ाई में कूद पड़ता है। उसके और पुनर्जीवित राक्षस के बीच भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। जबरदस्त तबाही और खून खराबे के बाद आखिरकार हेलबॉय उस राक्षस को हमेशा के लिए मारने में सफल हो जाता है। लेकिन रास्पुटिन के साथ एक और भयानक साथी भी था, एक विशालकाय नकाबपोश योद्धा जिसका शरीर लगभग अविनाशी लगता था। गोलियों का उस पर बिल्कुल भी असर नहीं होता था। अराजकता के दौरान वह सीनियर एजेंट्स पर बेरहमी से हमला करता है और उन्हें बुरी तरह घायल कर देता है। जब हेलबॉय वहां पहुंचता है तो एक सैनिक बड़ी चालाकी से मरा हुआ होने का नाटक करता है और हेलबॉय उसकी बात पर विश्वास कर लेता है। इस समय तक हेलबॉय को छोड़कर लगभग हर कोई घायल हो चुका था। इसी बीच टीम उन जीवों के बारे में एक भयानक सच जानती है जिनसे वे लड़ रहे थे। अगर इन राक्षसों को जल्दी नहीं रोका गया तो वे पूरी दुनिया में फैल सकते हैं और मानवता का अंत कर सकते हैं। इससे भी डरावनी बात यह थी कि जब हेलबॉय उन जीवों में से एक को मारता है तो उसके शरीर से एक अजीब चमकती हुई रोशनी निकलती है। जांचकर्ताओं को इस घटना से एक भयावह सच्चाई समझ आती है। एक जीव को मारने से वास्तव में दो नए जीव पैदा हो सकते हैं। खतरा कम होने के बजाय लगातार बढ़ रहा था। उसी समय प्रोफेसर लिज शेरमन को उस घर में वापस लेकर आते हैं जहां वो कभी रहा करते थे। थोड़ी देर बाद हेलबॉय भी वहां पहुंचता है और लिज को देखकर उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती है। वो लंबे समय से लिज से छुपकर प्यार करता था, लेकिन कभी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। घर के दूसरे हिस्से में प्रोफेसर रास्पुटिन के पुरुष साथी की लाश की जांच शुरू करते हैं। उन्हें कुछ अजीब महसूस होता है। जैसे जैसे वो गहराई से जांच करते हैं, उन्हें पता चलता है कि उस शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं है। इससे साफ हो जाता है कि वह जीव इंसान बिल्कुल नहीं था। कुछ ही देर बाद प्रोफेसर नीचे की ओर जाते हैं और तभी उन्हें एक भयानक सच्चाई दिखाई देती है। जो साथी मरा हुआ समझा जा रहा था वो दोबारा जाग चुका था। अपने कपड़े फिर से पहनकर वो शांतिपूर्वक प्रोफेसर की तरफ बढ़ने लगता है। प्रोफेसर तुरंत समझ जाते हैं कि ये सब पहले से रची गई एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। वो कहते हैं कि अब तक उन्होंने सिर्फ एक मुहरे का सामना किया था, लेकिन अब वो इस पूरी साजिश के असली मास्टरमाइंड से मिलना चाहते हैं। उसी पल अंधेरे से खुद ग्रेगोरी रास्पुटिन सामने आता है। रास्पुटिन व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ प्रोफेसर को बधाई देता है और कहता है कि ये सब कभी नहीं होता अगर उन्होंने 60 साल पहले हेलबॉय को मार दिया होता, जब वो पहली बार पृथ्वी पर आया था। फिर रास्पुटिन अपना हाथ प्रोफेसर के माथे पर रखता है और उसे भविष्य का एक भयावह दृश्य दिखाता है। उस दृश्य में हेलबॉय के घिसे हुए सींग दोबारा विशाल दानवी सींगों में बदल जाते हैं। पूरी दुनिया आग के समुद्र में जल रही होती है और हर तरफ विनाश फैल चुका होता है। सभ्यता खुद आग की लपटों में खत्म हो रही होती है, जबकि हेलबॉय उस महाविनाश के केंद्र में खड़ा होता है। कुछ ही पलों बाद रास्पुटिन का राक्षसी सेवक बेरहमी से प्रोफेसर की हत्या कर देता है। जब हेलबॉय बाद में घर लौटता है तो वो अपने पिता को मृत पड़ा हुआ देखता है। ये दृश्य उसे अंदर से तोड़ देता है।
प्रोफेसर ही उसका एकमात्र सच्चा परिवार थे और उन्हें खोने का दर्द उसे भावनात्मक रूप से पूरी तरह तोड़ देता है। प्रोफेसर की लाश के पास टीम को एक नोट मिलता है जिसमें एक रहस्यमयी जगह का नाम लिखा था। रास्पुटिन को हमेशा के लिए रोकने के इरादे से वे सभी वहां जाने का फैसला करते हैं। हालांकि मानसिक शक्तियों वाला जांचकर्ता उनके साथ नहीं जा पाता क्योंकि उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। बाकी टीम उस स्थान पर पहुंचती है और वहां गहराई में छिपे प्राचीन खंडहरों को खोज निकालती है। जैसे ही वे सावधानी से अंदर प्रवेश करते हैं, रास्पुटिन का भयानक हत्यारा अचानक उनके सामने प्रकट हो जाता है। वही राक्षस जिसने प्रोफेसर की हत्या की थी। गुस्से से भरा हेलबॉय तुरंत उस पर हमला कर देता है क्योंकि शारीरिक ताकत में हेलबॉय उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिरकार हेलबॉय अपनी अपार शक्ति से उस हत्यारे को कुचलकर मार डालता है और अपने पिता की मौत का बदला ले लेता है। लेकिन इस अफरा तफरी के दौरान हेलबॉय अपनी टीम से अलग हो जाता है। दूसरी तरफ खंडहरों के अंदर बाकी लोगों को एक विशाल घोंसला मिलता है जिसमें उन राक्षसी जीवों के सैकड़ों अंडे मौजूद थे। अचानक अनगिनत जीव हर दिशा से निकलकर उन पर हमला कर देते हैं। हेलबॉय भी उस झुंड से भिड़ जाता है और बिना डरे उनसे लड़ता है। लेकिन ये लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा कठिन थी। वे जीव बेहद ताकतवर थे और उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा थी। उसी निर्णायक क्षण पर लिज वहां पहुंचती है। उसे समझ आ जाता है कि केवल उसकी आग वाली शक्तियां ही इन राक्षसों को पूरी तरह खत्म कर सकती है। वह एजेंट से कहती है कि वह उसे भावनात्मक रूप से उकसाए। घबराया हुआ एजेंट मजबूरी में उसके चेहरे पर थप्पड़ मार देता है। उसी पल लिज का गुस्सा उसकी पायरोकिनेटिक शक्तियों को जगा देता है। उसके हाथों से आग की लपटें निकलने लगती है और उसकी शक्तियां पूरी तरह सक्रिय हो जाती है। वह तुरंत एजेंट को चट्टानों के पीछे छिपने के लिए कहती है। फिर लिज अपनी पूरी शक्ति छोड़ देती है। आग की विशाल लहरें हर दिशा में फूट पड़ती है और खंडहरों के अंदर मौजूद हर जीव और हर अंडे को जलाकर राख कर देती है। पूरा घोंसला आग में घिर जाता है और सारे राक्षस उसकी भयानक अग्नि शक्तियों से पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इतनी बड़ी शक्ति इस्तेमाल करने के कारण लिज पूरी तरह थक जाती है। लड़ाई खत्म होने के बाद वह और हेलबॉय दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब हेलबॉय को होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसे कैद कर लिया गया है। उसके सामने रास्पुटिन और उसके अनुयायी खड़े थे। पास में लिज बेहोश पड़ी थी जबकि एजेंट को भी बंदी बना लिया गया था। कक्ष के बीचों बीच एक विशाल प्राचीन पत्थर खड़ा था, एक रहस्यमयी चट्टान जो कथित तौर पर बहुत समय पहले आसमान से गिरी थी। रास्पुटिन बताता है कि यही पत्थर दूसरी दुनिया के पोर्टल को खोलने की चाबी है। उसी रात पूर्ण चंद्र ग्रहण भी होने वाला था जो इस द्वार को खोलने के लिए सबसे सही समय था। फिर रास्पुटिन हेलबॉय से पूछता है कि क्या उसे पता है कि उसका दाया हाथ इतना विशाल क्यों है। आखिरकार वो सच्चाई बता देता है। हेलबॉय का विशाल पत्थर जैसा हाथ वास्तव में उस दानवी दुनिया का द्वार खोलने की चाबी था। रास्पुटिन हेलबॉय को आदेश देता है कि वह उनके लिए पोर्टल खोले, लेकिन हेलबॉय तुरंत मना कर देता है। ठंडी मुस्कान के साथ रास्पुटिन पूछता है कि क्या वो लिज की आत्मा के लिए भी मना करेगा। काली जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके रास्पुटिन लिज की आत्मा उसके शरीर से निकाल देता है और दावा करता है कि उसकी आत्मा अब पोर्टल के दूसरी तरफ इंतजार कर रही है। अगर हेलबॉय उसे वापस जिंदा देखना चाहता है तो उसे आदेश मानना होगा। लिज को बचाने की बेताबी में हेलबॉय पोर्टल पर लगे जादुई ताले तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रास्पुटिन समझाता है कि वे ताले सिर्फ हेलबॉय की असली पहचान से ही खुल सकते हैं। हेलबॉय केवल ताकत के बल पर उन्हें नहीं तोड़ सकता, उसे अपना असली दानवी नाम जोर से बोलना होगा। भावनात्मक दबाव में आकर आखिरकार हेलबॉय अपना असली नाम बोल देता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, सारे ताले अपने आप खुल जाते हैं। उसी समय हेलबॉय के घिसे हुए सींग अचानक वापस उगाते हैं और विशाल आग से घिरे दानवी सींगों में बदल जाते हैं। वो धीरे धीरे उस प्राचीन पत्थर के पोर्टल की तरफ बढ़ता है। बाहर चंद्र ग्रहण अपने चरम पर पहुंच चुका था। जैसे ही आधी रात होती है, हेलबॉय अपना विशाल पत्थर जैसा हाथ उस चट्टान के अंदर बने छेद में डालता है और द्वार खोलना शुरू कर देता है। एक चमकदार प्रकाश की किरण सीधा आसमान में चांद की तरफ जाती है। दूसरी दुनिया का पोर्टल पूरी तरह खुलते ही अंधकार के भीतर से एक विशाल ब्रह्मांडीय राक्षस, एक प्राचीन दुष्ट देवता बाहर निकलना शुरू कर देता है। अब हेलबॉय को आखिरी मुहर भी खोलनी थी जिससे वह देवता पूरी तरह पृथ्वी पर आ सके। लेकिन जैसे ही वह ऐसा करने वाला होता है, कैद किया गया एजेंट पूरी ताकत से उसे पुकारता है। वो हेलबॉय को याद दिलाता है कि वो वास्तव में कौन है और उससे विनती करता है कि वो उस इंसान को न भूले जिसने उसे पाला था। एजेंट प्रोफेसर की रोजरी का क्रूज हेलबॉय की तरफ फेंक देता है। उस रोजरी को देखते ही हेलबॉय को अपने पिता का प्यार, दया और उनकी सीख याद आने लगती है। हेलबॉय समझ जाता है कि आखिर उसे किस तरह का इंसान बनना है। विद्रोह के एक शक्तिशाली पल में हेलबॉय अपने विशाल दानवी सींगों को पकड़ता है और खुद ही उन्हें तोड़ देता है। जैसे ही सींग टूटते हैं, पोर्टल दोबारा बंद होने लगता है। फिर हेलबॉय टूटे हुए सींगों में से एक को हथियार बनाकर रास्पुटिन के शरीर में बेरहमी से घोंप देता है। इसके बाद वो लिज को उठाकर वहां से जाने की तैयारी करता है, लेकिन रास्पुटिन, जो किसी तरह अब भी जिंदा था, हंसने लगता है और चेतावनी देता है कि उसे मारकर उन्होंने कुछ और भी ज्यादा भयानक चीज पैदा कर दी है।
अचानक रास्पुटिन के शरीर से एक डरावना राक्षसी जीव बाहर निकल आता है। वो तुरंत रास्पुटिन की महिला साथी को मार डालता है और फिर अपना ध्यान हेलबॉय की तरफ मोड़ देता है। हेलबॉय और उस विशाल राक्षस के बीच भयानक युद्ध शुरू हो जाता है, लेकिन वह जीव बेहद शक्तिशाली और लगभग अजेय था। हेलबॉय समझ जाता है कि उसके पास केवल एक आखिरी मौका बचा है। वह एक बम उठाता है और जानबूझकर खुद को उस राक्षस द्वारा निगल जाने देता है। जैसे ही वह पूरी तरह उस जीव के शरीर के अंदर पहुंचता है, हेलबॉय विस्फोट कर देता है। राक्षस अंदर से फटकर टुकड़ों में बिखर जाता है और हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। चमत्कारिक रूप से हेलबॉय उस विस्फोट से बच जाता है और सुरक्षित बाहर निकल आता है। वह वापस लिज और एजेंट के पास लौटता है। लिज अभी बेहोश और बिना हरकत के पड़ी थी, जिससे हेलबॉय को डर था कि शायद वह उसे हमेशा के लिए खो देगा। हेलबॉय धीरे से उसके कान में फुसफुसाता है कि अब उसे समझ आ गया है कि वो हमेशा से उसके दिल में थी और हमेशा रहेगी। उसकी बातें सुनते ही लिज धीरे धीरे होश में आने लगती है।